गोरखपुर के रेलवे अस्पताल का पब्लिक टॉयलेट पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल टॉयलेट की दीवारों पर लाल और हरे रंग के टाइल्स लगाए गए हैं। ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग का है। टॉयलेट का रंग देखकर समाजवादी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी ने इस टॉयलेट की फोटो ट्वीट कर दी है और समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि दूषित सोच रखने वाले सत्ताधीशों द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते गोरखपुर रेलवे अस्पताल में शौचालय की दीवारों को सपा के रंग में रंगना लोकतंत्र को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना है। एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के ध्वज के रंगों का अपमान घोर निंदनीय। संज्ञान ले हो कार्रवाई, तत्काल बदला जाए रंग। बहुजन समाज पार्टी में बगावत पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ा गया है, सपा की ये हरकत भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा के साथ हाथ मिलाया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार की लड़ाई के कारण बसपा के साथ गठबंधन का अधिक लाभ नहीं ले सके। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने बातचीत करना बंद कर दिया था, इस वजह से हमने भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। मायावती ने कहा कि भाजपा से मिले होने का आरोप बेबुनियाद है। मायावती ने कहा कि हम 1995 की घटना को भुलाकर आगे बढ़े। चुनाव में सपा को लाभ नहीं मिला। चुनाव के बाद हमने कई बार फोन किया लेकिन सपा ने फोन नहीं उठाया। 1995 के केस को वापस लेना गलत फैसला था। अभी भी 2 जून 1995 की टीस बरकरार है। मायावती ने कहा कि केस वापस लेने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा पर दबाव बनाया गया। मायावती ने कहा कि हमारी रामगोपाल यादव से बात हुई थी, उन्होंने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी और इस बातचीत के बाद हमने अपने प्रत्याशी रामजी गौतम को उतारा। मायावती ने आरोप लगाया कि झूठा हलफनामा दायर किया गया था। उत्तर प्रदेश ने कोरोना महामारी का सामना हर मोर्चे पर किया। अस्पताल से लेकर उपकरण तक, मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक, प्रवासी श्रमिकों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों की मदद तक, हर श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर काम किया। 27 अक्टूबर को जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। प्रदेश का ये प्रदर्शन तब रहा जब प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के मामले में यूपी नीचे से दूसरे नंबर पर है। कोरोना काल में राज्यों की तैयारी को आरबीआई ने 9 कसौटियों पर परखा, जिसमें से 8 में से यूपी खरा उतरा। यानी 9 में से 8 श्रेणियों में जगह बनाने वाला यूपी देश का इकलौता राज्य है, जबकि यहाँ प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्च 1065 रुपए है। प्रति व्यक्ति मेडिकल खर्च के मामले में दिल्ली 3808 रुपए के साथ टॉप पर है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण राज्यों के राजस्व में जबरदस्त कमी आई है। राज्यों की कमाई के 3 प्रमुख मुख्य स्रोत हैं: स्टेट जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और केंद्र से मिलने वाला टैक्स का हिस्सा। कोरोना के कारण 3 महीने जीएसटी में 70% तक कमी आई। यही स्थिति स्टैंप और केंद्र से मिलने वाले टैक्स में हिस्सेदारी की रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में पेट्रोल, डीजल और शराब ने बेहाल राज्यों की सेहत में सुधार किया है। शराब और पेट्रोल से राज्य को औसतन 25 से 35% तक आमदनी होती है, इसलिए 19 राज्यों ने शराब के दाम औसतन 20% तक बढ़ाए हैं। 16 राज्यों ने पेट्रोल की कीमत 1 से 5 रुपए तक बढ़ा दी और इस बढ़ोतरी से तत्काल राजस्व बढ़ गया। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए उनके हुनर को तराशने की पहल तेज हो गई है। गांव की महिलाएं अब सोलर लाइट से लेकर सोलर टॉर्च, चार्जर आदि का निर्माण करेगी। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली भी बन सकेगी। ओजस परियोजना के तहत उन्हें सोलर उत्पादों के अलग अलग पार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे ये महिलाएं असेंबल करेंगी। इसके एवज में उन्हें प्रति असेंबल के हिसाब से मेहनताना दिया जाएगा। परियोजना पर काम के लिए प्रदेश के 3 जनपद का चयन किया गया है। उनमें फतेहपुर और प्रतापगढ़ के अलावा पूर्वांचल का बलिया भी है। परियोजना पर अमल करते हुए चरण में जिले के 30 महिलाओं का चयन कर उनका प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। करीब 5 दिन पहले विभागीय स्तर पर इसका प्रस्तुतिकरण भी किया गया था। असेंबल स्थल के रूप में शहर से सटे हनुमानगंज ब्लॉक परिसर में हॉल को चयनित किया गया है। जल्द ही वहां काम भी शुरू हो जाएगा। परियोजना के तहत जिले में नोडल ग्राम संगठन अथवा क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्थापित किया जाना है। असेंबल सेंटर के संचालन के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, फर्नीचर आदि की व्यवस्था CLF स्टार्ट फंड या उसके द्वारा अर्जित धनराशि से की जानी है। जहां तक काम करने वाली महिलाओं को 15 रुपए प्रति प्रोडक्ट दिया जाएगा। अनुमान है कि एक महिला एक दिन में कम से कम 15 से 20 उत्पादों को असेंबल कर देगी और इस प्रकार रोजाना 200 रुपए तक कमा सकेंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंध राजीव रंजन सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ITI मुंबई और एनर्जी
एफिशिएंसी सर्विसेज के बीच ऊर्जा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पार्टनरशिप की गई है। इसका उद्देश्य विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को सोलर लैंप उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को सोलर लैंप की असेंबली और वितरण द्वारा आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। प्रबंधक के अनुसार स्कूल में सोलर उत्पादों के वितरण के अलावा सोलर स्मार्ट शॉप भी खोले जाएंगे। वहां उत्पादों की बिक्री महिलाएं ही करेंगी और इससे अतिरिक्त आय भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को एक और एयरपोर्ट का तोहफा देने की तैयारी में है। जिले के अधिकारियों को धुरियापार चीनी मिल के पास ग्रीन फील्ड श्रेणी का एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने डीएम्स के विजेंद्र पांड्यान और सीईओ गीडा संजीव रंजन को धुरियापार क्षेत्र में 1500 से 1600 एकड़ जमीन तलाश करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री गोरखपुर अनेक्सी भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आए थे। समीक्षा के आखिर में उन्होंने दोनों अधिकारियों से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर चर्चा की और ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये एयरपोर्ट घरेलू होगा या अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का, लेकिन सीएम ने स्पष्ट कहा है कि ग्रीनफील्ड पर्यावरण विशेषता वाला एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जरूरी जमीन जुटाने के लिए सीएम ने जेवर एयरपोर्ट का उदाहरण भी अधिकारियों के समक्ष रखा। कहा गया है कि उसी की तर्ज पर किसानों से जमीन जुटाई जाए। डीएम के विजेंद्र पांडियन ने कहा है कि एयरपोर्ट घरेलू हो गया अंतर्राष्ट्रीय ये स्पष्ट नहीं है, अभी सिर्फ जमीन जुटाने के निर्देश मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 3 साल में 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, 20 लाख लोगों को रोजगार दिया, बिना जाति धर्म का भेद किए सारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की। पूर्व की सरकारों में बंद कमरों से नौकरियों के नियुक्ति पत्र जारी होते थे। मुख्यमंत्री घाटमपुर और बांगरमऊ क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों में गुंडा माफिया ने गरीबों को लूटा, अब ऐसे लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कार्रवाई में ना तो भूमाफिया मुख्तार अंसारी को बख्शा गया है और ना ही अतीक अहमद को। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा में विकास का मतलब व्यक्तिगत या पारिवारिक झोली भरना होता है। भाजपा सर्व समाज के लिए काम करती है। हमने जो भी वायदे किए वो पूरे किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ हत्या करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। गौरक्षा हमारा संकल्प है। हर जिले में गौशाला बनवाई जा रही है। पूर्व सरकारों के वक्त आए दिन प्रदेश में दंगे होते थे। भाजपा सरकार में दंगा करने वालों से ही नुकसान की वसूली की जा रही है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा गया तो वो दोबारा दंगे की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ना है। वैक्सीन आने तक सतर्क रहें। इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी आने पर अमल करें। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर भाजपा प्रत्याशियों को वोट के लिए उनकी मांग की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर। राजनीतिक दलों को अब 3 नवंबर का इंतजार करना है। राजनीतिक दलों के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश शासन ने भी अपनी तैयारी मुस्तैद कर ली है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाले 7 जिलों में मतदान के दिन यानी 3 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश शासन ने 7 जिलों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान के दिन इन जिलों में कोषागार और उप कोषागार भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बुलंदशहर की बुलंदशहर सदर, अमरोहा की नौगावा सादात, फिरोजाबाद की टुंडला, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया की देवरिया सदर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के जारी निर्देश में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अन्य प्रमुख कार्याध्यक्षों और शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से कहा गया है कि उनके अधीन जिन कर्मचारियों की ड्यूटी विधानसभा उपचुनाव में लगी है उन्हें उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दिया जाए जिससे वो अपने मतदान केंद्र पर समय रहते पहुंच सके और अपने ठहरने का प्रबंध कर सके। इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी मतदान या मतगणना में लगाई गई है तो मतदान और मतगणना के ठीक अगले दिन समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न रहने पर उनकी अनुपस्थिति को माफ करने के लिए भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में अब शराब और बियर की फुटकर दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगी। अभी तक इनके खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित था। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर बनाए गए कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदी रहेगी। अपर आबकारी आयुक्त लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास हरिश्चंद्र ने इसकी जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी और देसी शराब की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप और बियर शॉप अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन होने के पर शराब की दुकानें भी बंद हो गई थी। राजस्व का नुकसान होने के लिए शासन ने 4 मई को शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति मिली। करीब 2 माह बाद दुकानें रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर भार जिंपिंग की रिपोर्ट दबाने की सूचना मिलने पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन को निर्देश दिए गए कि इस मामले की गहन जांच कर 15 दिन के अंदर दोषी अधिकारियों और स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई में उन्हें अवगत भी कराया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष 1 साल पहले लखनऊ में स्मार्ट मीटर के 30 गुना तेज गति से चलते पाए जाने के मामले का खुलासा किया है। उस खुलासे से संबंधित साक्ष्य भी उन्हें दिए गए हैं। स्मार्ट मीटर भार जिंपिंग मामले में रिपोर्ट दबाए जाने की सूचना को ऊर्जा मंत्री ने गंभीरता से लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रत्यावेदन को देने के साथ ही ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया। साथ ही भार जंपिंग का खुलासा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि विभागीय उच्च अधिकारी मीटर निर्माता कंपनी की वकालत करने में जुट रहे हैं। लिखा है कि 2019 में ही राजधानी लखनऊ में 2 बार स्मार्ट मीटरों की जांच हुई और दोनों बार मीटरों को तेज गति से चलता हुआ पाया गया। उपभोक्ता का मीटर बदलकर अधिकारियों ने मामले को रफा दफा कर दिया और 1 साल बाद ये दबी रिपोर्ट उपभोक्ता परिषद के हाथ लग गई है, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण मंत्री के संज्ञान में लाया गया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस पर बिल से संबंधित गड़बड़ियां या सरकार से तुरंत उपभोक्ता संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने मांग की कि जो 30% ज्यादा वसूली स्मार्ट और फर्जी मीटर के नाम पर हुई उसे जनता को वापस किया जाए और इस खेल में शामिल लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाए। संजय सिंह ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार को धान खरीद, स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर पिछले 1 साल में जबरदस्त लूट हुई है। इस मामले में आई रिपोर्ट को भी दबाया गया। दूसरी तरफ सरकार 6 महीने में एक बार बिजली का बिल बढ़ा देती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के शहर गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही और प्रदूषित हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत हुई। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण विभाग, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा में 9 बिल्डरों, एक IT कंपनी और विभिन्न जगहों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कुल 1 करोड़ 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस आयुक्त के प्रवक्ता ने बताया है कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में कूड़ा और पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण की रोकथाम संबंधी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना ग्रैप का पालन नहीं करने पर 9 बिल्डरों, एक IT कंपनी और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र भूषण ने 9 विभिन्न बिल्डरों और डेवलपरों पर 45 लाख रुपए, एक ITS कंपनी पर 50 लाख रुपए और NPCL पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली, NCR और इससे सटे राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय सुझाने और उनको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को एक अध्यादेश के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए आयोग को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने को लेकर नई पहल शुरू की है। योगी सरकार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। यह अभियान 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस नंबर पर भ्रष्टाचार की शिकायत या सूचना दी जा सकती है। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। यूपी सरकार ने ट्वीट कर कहा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बने, भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 9454401866 जारी किया है। साथ ही भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया है। कंट्रोल रूम के नंबर 0522230497 पर कॉल करके कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कार्यालयों में फैले करप्शन को रोकने के लिए ये एक बड़ी पहल है। रेलवे के अफसर भविष्य में स्पेशल यात्री ट्रेन या मालगाड़ी चलाने के लिए अधिक माथापच्ची नहीं करेंगे। अफसर खास मौके पर कंप्यूटर से डेटा निकालेंगे और जरूरत के अनुसार स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर देंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सभी जोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल रेल प्लान पर योजना तैयार करने के लिए कहा है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य रेलवे का परिवहन 28% से बढ़ाकर 35% करना है। रेलवे की क्षमता को बढ़ाने को लेकर इंटेलिजेंस और नेशनल रेल प्लान पर शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के सीईओ ने महाप्रबंधकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने अधिकारियों को दोनों योजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। जोन के अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हर गतिविधि का डाटा बैंक तैयार करेगा। इसी डेटा बैंक में आधार पर जरूरत के अनुसार त्वरित फैसले लिए जाएंगे। नेशनल रेल प्लान में पूरा ढांचा बदलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल रेल प्लान 2050 के लिए है। इसे 2030 तक तैयार करना है। नेशनल रेल प्लान में जोन के हावड़ा नई दिल्ली मुंबई ट्रैक पर सभी फाटकों के स्थान पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक जोन के दोनों रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनें चलाने के लिए 2024 तक सभी फाटक बंद हो जाएंगे। इंडेन के गैस उपभोक्ता को सिलेंडर बुक कराने के लिए 1 नवंबर से नए मोबाइल नंबर का प्रयोग करना होगा। कंपनी ने अपने IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम नंबर में बदलाव कर दिया है। सिलेंडर बुक कराने के लिए इंडेन के उपभोक्ताओं को अब 7718955555 डायल करना होगा। उत्तर प्रदेश में इंडेन के करीब 2 करोड़ 19 लाख उपभोक्ता हैं। अन्य प्रक्रिया में पहले की तरह ही रहेगी। SMS के जरिए उपभोक्ता को दी जाएगी जानकारी। इंडेन के उपभोक्ता SMS के माध्यम से भी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। IOC के DGM मनीष कुमार ने बताया है कि एक नए नंबर पर उपभोक्ता SMS भेजकर सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इस सुविधा की टेस्टिंग चल रही है। बहराइच में सफाइयों ने सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर जुलूस निकालते हुए सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। और इस दौरान सफाइयों ने सीएम योगी का पुतला फूंका। सफाइयों का आरोप है कि सरकार द्वारा सही कदम न उठाने से दिन प्रतिदिन सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी की बढ़ी हुई कीमतों से आम जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई लोगों को रौंद दिया। सभी घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। बहराइच के हजूरपुर थाना अंतर्गत लखनी दासपुर गांव में अचानक एक घर में रखे चिराग से आग लग गई। इस हादसे में 8 साल के मासूम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सहारनपुर में भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते संघप्रिय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर रखा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय बौद्ध संघ पूरे देश में आंदोलन करेगा। अंबेडकर नगर में बुनकरों ने बिजली के फ्लैट रेट की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा द्वारा दिए गए प्रदर्शन में बुनकरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धोखा देने की बात कही। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीतने के लिए पार्टी पूरा जोर लगा रही है। जनप्रतिनिधि सामदान दंडभेद हर नीति अपना रहे हैं ताकि वोटरों को अपने पाले में कर सके। इसी बीच कांग्रेसी प्रत्याशी के जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण को रुपए देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने पर जिलाधिकारी ने वीडियो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद के
नाखनुका गांव स्थित बंद स्कूल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने स्कूल में छापा मारकर अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 शिक्षक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि स्कूल संचालक समेत 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। हरदोई मंडी में संचालित सरकारी धान क्रय केंद्रों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने मंडी के अंदर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूनियन के नेताओं ने मंडी में संचालित सरकारी धान क्रय केंद्रों पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाने के अलावा मंडी में व्याप्त गंदगी और शौचालय में भी गंदगी होने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मंडी में धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एसडीएम संजय कुमार धरना स्थल पर मंडी पहुंच गए और उन्होंने किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष से वार्ता कर 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन देते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की ओर से फूड सेफ्टी ऑन व्हील यानी चलती फिरती लेबोरेटरी एक बार फिर नगर में आने वाली है। इसके जरिए खाद्य व्यापारी अपने खाद्य पदार्थ खुद लाकर जांच करवा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत मिश्र ने कार्यालय के पास आदि बाजारों में लोगों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत रायबरेली की नगर पालिका परिषद ने शहर में 20 शौचालय निर्माण काम शुरू कर दिया है। साथ ही पिंक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। ये निःशुल्क होंगे और महिलाओं और बच्चों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। शहर के लगभग सभी वार्ड में एक निःशुल्क शौचालय का निर्माण होना है। बांदा में पुलिस के द्वारा शहर के चर्चित व्यक्ति और जुआ माफिया श्याम मोहन धुरिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। श्याम मोहन धुरिया कई सालों से जिले में जुआ और सट्टा खिलवाने का काम किया करते थे। श्याम मोहन के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे अनैतिक कार्यों से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी। इनके खिलाफ जनपद में लगभग 2 दर्जन मुकदमे भी दर्ज हैं। इसके चलते आला अधिकारियों ने श्याम मोहन धुरिया की चल संपत्ति को जब्त किया। मोहनलालगंज पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जाली नोट का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए लोगों के पास से एक सफारी कार, जाली नोटों की गड्डियां, सेल फोन और हजारों रुपए की नकदी बरामद की गई है। मोहनलालगंज समेत लखनऊ के अलावा कई जिलों में जाली नोटों को चलाने का काम किया गया। पकड़े गए लोग नकली नोटों के ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर लोगों को ठगने का काम किया करते थे। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। फर्रुखाबाद में महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे महिला पर अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, एसिड अटैक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। छात्र और छात्राएं ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़े तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनको रोक दिया। सहारनपुर थाना बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर बावरिया गैंग का 15,000 का इनामी बदमाश कमल उर्फ कार्तिक निवासी जनपद शामली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत में 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया तो परिजनों ने शव को रोड पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं बातचीत के दौरान एसपी सिटी अभिषेक झा ने बताया कि मृतक के परिवार के मांगों के अनुसार लगभग सभी मांग स्वीकार कर ली गई है। साथ ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतक युवक का अंतिम संस्कार भी किया गया। बुलंदशहर कोतवाली देहात के चौला चौकी क्षेत्र में एक साथ 4 वाहन भिड़ गए। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक, कार और 2 मैजिक आपस में टकरा गए। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई लोगों के वाहनों के नीचे दबने की भी आशंका जताई जा रही है। राहत कार्य में पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हैं। फर्रुखाबाद में मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को पदाधिकारियों के नेतृत्व में द्वारा मोहम्मदाबाद और सीएचसी के पद पर दोबारा न लेने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इस भ्रष्टाचार बीसीपीएम जनक सिंह को दोबारा पद न दिया जाए।